हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन हब 914 पर। तो आज का टॉपिक है हमारा जल के बारे में। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? वाटर H2O के बारे में आज हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है, ये किस अवस्था में पाया जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आप वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल को। तो जो हमारा जल है, ठीक है, तो ये हमारे दुनिया में, हमारे ब्रह्मांड में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके रासायनिक नाम के बारे में, ये बनता कैसे, इससे के बारे में जानते हैं। तो जल एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। यदि हम साइंस की भाषा में देखते हैं या हम केमिस्ट्री की भाषा में देखते हैं तो जल क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जो अणु, यानी दो हाइड्रोजन अणु और एक ऑक्सीजन अणु, कितने? दो हाइड्रोजन अणु और एक ऑक्सीजन अणु को मिलाकर बनता है। ठीक है, कितने अणु? दो हाइड्रोजन अणु और एक ऑक्सीजन के अणु को मिलाकर क्या बनता है? हमारा H2O बनता है। क्या बनता है? H2O। इसे हम कहते हैं रासायनिक पदार्थ। ये किस में हो गया? ये साइंस की भाषा में हो गया। और नॉर्मली हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जल। क्लियर? आपको समझ आ गया होगा। तो यह ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्था में पाया जाता है। कितनी अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्था में यह पाया जाता है। क्लियर? आपको समझ आ गया होगा। अब ये ठोस, द्रव और गैस कैसे है मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तब आप इमेज में देख रहे होंगे यहाँ राइट साइड में। तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? यहाँ हाइड्रोजन के दो अणु हैं और ऑक्सीजन का कितना है? एक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या हो गए? ये मिलकर क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के दो थे और ऑक्सीजन का एक, तो मिलकर क्या हो गया? हाइड्रोजन, जो कि क्या बनाते हैं? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाते हैं। क्लियर? आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इमेज के द्वारा। तो अब बात करते हैं इसको, इसके नामों के बारे में। तो साधारण नाम इसका क्या है? जल है, पानी है, और भी इसके नाम है, तो वो पर्यायवाची के तौर पर है। ठीक है, तो वैसे साधारण नाम क्या है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं? जल और पानी। क्लियर? IUPAC नेम क्या है इसका? IUPAC नेम है ऑक्सीडेन। IUPAC नेम क्या है इसका? ऑक्सीडेन इसका IUPAC नेम है। अणु सूत्र क्या है? अणु सूत्र इसका H2O है। क्या है? H2O इसका अणु सूत्र है। यानी जिन अणुओं से मिलकर बना होता है तो उनको क्या कह देते हैं? अणु सूत्र कह देते हैं। अब बात करेंगे पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के बारे में। क्लियर? ये तो था हमारा कि जल बनता कैसे है। तो अब हम बात करेंगे इसकी उपस्थिति के बारे में। तो पृथ्वी पर 71% पानी है या जल है। कितना है? 71%, 71% ऑफ वाटर इन दी वर्ल्ड। क्लियर? तो जिसका अधिकांश भाग क्या है? महासागर है। तो ओवरऑल वर्ल्ड में ये जो 71% पानी है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो वे महासागरों में मौजूद है। क्लियर? अब उसके बाद इस 71% पे 1.6% क्या है? भूमिगत जल है। ये हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पाताल वाला जल, जो कि जमीन के नीचे पाया जाता है। तो कितना है? 1.6% है। उसके बाद है 0.001%। यह क्या है? वाष्प और बादलों के रूप में हमें मिल जाता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर, वातावरण में एक नमी के तौर पर हर टाइम प्रेजेंस रहता है। तो इसकी मात्रा कितनी है? 0.01%। क्लियर? अब महासागरों में पृथ्वी का कुल जल कितना है? अब ये तो हो गया 71% ओवरऑल, जिसमें से 71% क्या है? वाटर है, और जो हमारा 29% क्या है? लैंड एरिया है। ठीक है, क्लियर? तो अब हम बात करेंगे इसके 100% की। तो इसके 100% में 97% जो है वो समुद्र का जल है। कितना है? समुद्र का जल कितना है? 97% है। उसमें से 2.4% के क्या है? इसमें हिमनद
और ध्रुवीय बर्फ चोटियों का जल इसमें पाया जाता है 2.4%। और बाकी 0.6% जो हमारा जल है वो नदी, झीलों और तालाबों में पाया जाता है। क्लियर? अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। ये आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिएगा और शेयर जरूर करिएगा। क्लियर? तो अब आगे चलते हैं। तो एक जल एक चक्र के रूप में रहता है। कैसा रहता है? जल चक्र में घूमता रहता है, जिसे क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं, जिसमें वाष्पीकरण से ट्रांसपिरेशन और वर्षा और बहकर सागर में गया जल शामिल है। अब आपने तो ये लाइन है सामने, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कि ये लाइन कहना क्या चाहती है। ये वाष्पीकरण, ट्रांसपिरेशन, वर्षा और बहकर सागर में गया जल मैं आपको समझाता हूँ। जो ये समुद्र का जो जल है, ठीक है, ये क्या है? ये वाष्प बनकर ऊपर उठा, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा यहाँ पर? वाष्पीकरण हो गया। जो समुद्र का जल है ये क्या हुआ? वाष्पीकरण होकर ऊपर उठ गया। अब जो हवा आती है वे इसे आगे ले जाती है, कहाँ पर? पर्वतों की ओर ले गई है। ये क्या है? हमारे सारे पर्वत है, ठीक है। ये पर्वतों के पास ले गई। तो जो हमारी वर्षा होती है वे कैसे होती है? जो समुद्र से उठी हुई वाष्प है जो हवा के द्वारा आगे बढ़ती है, तो ये किससे टकराती है? ये बादलों से यहाँ पर टकरा गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया? यहाँ वर्षा हो गई। तो वर्षा कहाँ हो गई? पर्वतीय क्षेत्रों में हो गई। तो जो वर्षा का जल है चोटियों से बहता हुआ कहाँ पर जाकर मिलता है? नदियों में जाकर मिलता है। और जो नदी है वे कहाँ जाकर मिलती है? फिर से सागर में जाकर मिलती है। उसके बाद यही प्रोसेस घूमता रहता है, घूमता रहता है। इसी को क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा वाष्पीकरण, ट्रांसपिरेशन, वर्षा और बहकर सागर में गया जल किस प्रकार है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हम जल के प्रकार। तो सबसे पहला है हमारा आशुद्ध जल। कौन सा है? आशुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर। क्लियर? तो इसमें कोई भी तत्व नहीं पाए जाते, इसलिए इसे एक तरीके से शांत जल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी लवण खनिज नहीं मौजूद होते हैं। अगला है हमारा मृदु जल, ठीक है, इसे कहते हैं सॉफ्ट वाटर। क्या कहते हैं? सॉफ्ट वाटर। इसमें H2O के साथ Na, Mg, Cu और Ca यानी कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम और भी सोडियम जैसे कई तत्व इसमें हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हाइड्रोजन में जो क्या है ये H2 है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ये तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर तो वाटर बना देते हैं, तो उनके साथ कौन कौन से खनिज लवण मिलते हैं ये आपके सामने है। तो इसमें ये कितनी मात्रा में पाए जाते हैं? 60 मिलीग्राम पर लीटर। कितने? 60 मिलीग्राम पर लीटर इसमें पाया जाता है। यानी 1 लीटर में ये 60 ग्राम में मौजूद होते हैं, मिलीग्राम में मौजूद होते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद है कठोर जल। कठोर जल को क्या कहते हैं? हम हार्ड वाटर कहते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं, जो ये सॉफ्ट वाटर है ये हमारे पीने के योग्य होता है, ठीक है। ये किस में यूज किया जाता है? ये पीने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कठोर जल की। तो कठोर जल H2O के साथ इसमें क्या क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम और कॉपर पाया जाता है। और इसका बाइकार्बोनेट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम और सल्फेट या क्लोराइड इसमें पाए जाते हैं। क्लियर? तो कठोर जल में क्या क्या पाया जाता है? Mg, Cu और उसके बाइकार्बोनेट जैसे Ca, Mg और इसके सल्फेट। क्लियर? उसके बाद आता है भारी जल। इसे हैवी वाटर कहते हैं। इसका अणु सूत्र क्या है? D2O इसका अणु सूत्र है। इसके बारे में भी हम आगे चल के बात करने वाले हैं, भारी जल के बारे में। क्लियर? तो अब हम बात करें जल की शुद्धता। तो जल की शुद्धता को ppm में मापते हैं। किस में मापते हैं? ppm में मापते हैं। ppm की फुल फॉर्म है पार्टिकल पर मिलियन, ठीक है। कितनी है? पार्टिकल पर मिलियन। तो जो इसके पार्टिकल पर मिलियन होता है, तो 10 लाख में जो इसकी संख्या को गिना जाता है, तो इसकी जो भी मात्रा होती है तो इस किस में नापते हैं? ppm में मापते हैं। क्लियर? ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। जलीय विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले देखने को मिलती है हमें रासायनिक संरचना। तो जलीय विशेषताओं में सबसे पहले कौन सी है? रासायनिक संरचना। तो रासायनिक संरचना
तो जल एक प्रकार का अणुसूत्र है, मतलब ये किससे बना होता है? अणुसूत्र, यानी किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बना होता है। क्या बनता है? H2O बनता है। तो क्या है? जल एक प्रकार का अणुसूत्र है। इसकी खोज 1781 में प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? 1781 में प्रिस्टले ने की थी। याद रखिएगा, प्रिस्टले ने H2O की खोज की है, ना कि जल की। जल तो हमारी धरती पर काफी समय से मौजूद है, ठीक है। तो जल की खोज नहीं की है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जल का निर्माण प्रिस्टले ने किया है। जल तो हमारे जीवन में पहले से ही मौजूद है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किसने इसका आविष्कार किया था? तो प्रिस्टले ने किया था। और कैसे किया था ये हम जानते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विद्युत स्पार्क करके प्रयोगशाला में जल का निर्माण किया गया था। कैसे किया गया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विद्युत स्पार्क करके इसका निर्माण किया गया था। तो जल विघटन के पश्चात यदि अगर जल को तोड़ते हैं, तो जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं वे कैथोड से जाकर जुड़ जाते हैं, और जो एनोड के, जो ऑक्सीजन के अणु होते हैं वे किससे जाकर जुड़ते हैं? एनोड से जाकर जुड़ते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा इसका H2O की खोज किसने की? H2O की खोज प्रिस्टले ने की। और इसकी खोज कब हुई थी? 1781 में हुई। कैसे हुई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विद्युत स्पार्क करके। क्लियर? ये थी हमारी रासायनिक संरचना। अब बात करते हैं पीएच लेवल की। जल का पीएच लेवल क्या होता है? तो स्वच्छ एवं शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो जल एक तरीके से क्या है? उदासीन है। क्या है? जल एक तरीके से उदासीन है। ना ही ये अम्लीय होता है और ना ही ये क्षारीय होता है। तो ये एक स्वादहीन होता है। लेकिन हम इसे क्या कहते हैं? मीठा पानी कहते हैं, जो हमारे पीने योग्य है। लेकिन साइंस की भाषा में क्या है? ये एक उदासीन है या स्वादहीन है। तो समुद्र में अब कहेंगे कि यार जो समुद्र का जल होता है वो तो खारा होता है। ऐसा नहीं है। क्या है? इसमें जो समुद्र का जल होता है उसमें नमक पाया जाता है। क्लियर? और उसमें कई तरह के लवण पाए जाते हैं, जो कि नदियों द्वारा बहकर समुद्र में मिल जाते हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले जो समुद्र का जल था वो इतना खारा नहीं था, लेकिन आज के टाइम में साबुनों का अधिक प्रयोग, फैक्ट्रियों में से निकले गंदे मलबे, ये जाकर क्या करते हैं? समुद्र के पानी को और भी ज्यादा खारा कर देते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि समुद्र का पानी इतना खारा क्यों रहता है। ठीक है। तो शुद्ध जल और स्वच्छ जल की जो पीएच लेवल होता है वो 7 होता है, जिसे उदासीन कहते हैं। तो जो शुद्ध जल होता है ना तो ये अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, एक तरीके से मीठा पानी होता है, जो कि हमें पीने योग्य होता है। तो सामने आपकी पीएच स्केल मौजूद है, आप देख सकते हैं कि किस किस पदार्थ का पीएच लेवल कितना होता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसकी पारदर्शिता एवं रंग के बारे में। तो स्वच्छ जल पूर्ण रूप से पारदर्शी एवं रंगहीन होता है। कैसा होता है? पारदर्शी एवं रंगहीन होता है। ठीक है। इसमें किसी प्रकार का रंग मिलाने पर यह उसी रंग का हो जाता है। यदि स्वच्छ जल में हम कोई भी रंग या कलर मिलाएंगे तो वह उसी रंग को धारण कर लेगा। तो ये थी इसके पारदर्शिता एवं रंग के बारे में। अब है आकार एवं अवस्था। तो जल का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। हमने पहले ही बात करी थी, जल किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस। तो हम इसे किसी भी पात्र में डालते हैं तो यह उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। याद रखिएगा, किसी भी पात्र में अगर हम जल को डालेंगे तो यह उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। यदि हम जल को 0 टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा, जो कि इसी क्या है? ठोस अवस्था। यदि हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? गैसीय अवस्था बन जाएगा। तो हमने तीनों अवस्थाएं देख ली। जो हमारी द्रव अवस्था है वह है तो हम पीने के योग्य में लेते हैं, जो आपने नॉर्मली देखा होगा। ठोस अवस्था क्या है? बर्फ है। और गैसीय अवस्था क्या है? वाष्प है। क्लियर? लास्ट में बात करते हैं विलायकता। विलायकता क्या होती है, मैं आपको क्लियर भाषा में बताऊं तो जो विलायकता होती है उसे कहते हैं घुलनशील, यानी घुलने की क्षमता। तो जल क्या है? एक अत्यधिक घुलनशील पदार्थ है, यानी इसमें हम कुछ भी डालेंगे, जैसे नमक हुआ, चीनी हुआ, दूध हुआ, तो उसमें क्या है? आसानी से घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो विलायकता अधिक होने के कारण इसे सर्वाधिक विलायक पदार्थ कहा गया है। क्लियर? क्योंकि इसमें
कुछ भी डालो वह और द्रवों के मुकाबले जल्दी घुल जाता है इसके अंतर्गत। तो ये थे हमारा जल H2O का टॉपिक। उम्मीद है आपको पूरा जल के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको पूरा क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।